This is my student support system. Keep watching, keep learning. रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सबसे प्रचुर मात्रा की कोशिकाएं हैं, यानी बहुत ज्यादा हैं। ये बाइकोनकेव डिस्क होती हैं, यानी बीच में से ये चपटी होती हैं, साइडों से मोटी होती हैं, बाइकोनकेव हैं। इनमें ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। ये जो इसका बाइकोनकेव स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोटीन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रिन। ये जो इसकी आकृति है ऐसी आरबीसी की, वो हेल्प करती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है इससे बढ़ जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन ये ग्रहण कर पाती है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है, वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं, और आयरन इसके साथ अटैच होता है, जिसे आयरन का एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीम कहते हैं, और इसका जो कलर है वो इसी हीम के कारण होता है। इरिथ्रोसाइट लाल रक्त, जो लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो में डेवलप होती हैं, और जो रेड बोन मेरो है वो लगभग सभी हड्डियों में होती है, लॉन्ग बोन्स के सिरों पर, फ्लैट बोन्स में और इरेगुलर बोन्स में। वहां से आने के बाद ये ब्लड में आ जाती हैं। लगभग इन ब्लड में इनका सर्कुलेशन के दौरान इनका जो जीवन काल होता है आरबीसी का, वो 120 दिन का होता है। 120 दिन में ये नष्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, नई आरबीसीज आ जाती हैं। अब है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। रक्त के प्रत्येक 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब उसके अंदर ग्रेन्यूल्स या दाने होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेन्यूल जिनमें दाने नहीं होते, वैसे थोड़े से कुछ दाने होते हैं, बट फिर भी इनको हम एग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स शामिल होती है। न्यूट्रोफिल्स क्या हैं? ये बहुत ही छोटी, तेज और सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, जो बैक्टीरिया के आक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, और इवन जो डेड सेल्स हो जाती हैं, उनके मलबे को भी फैगोसाइटोसिस के द्वारा उनको रिमूव करती हैं, और जो क्षतिग्रस्त ऊतक आते हैं उनको भी हटाती है। ये कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा अट्रैक्ट हो जाती हैं उस स्थान पर जहां पर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है। इस जो केमिकल सब्सटेंस है, इसे कीमोटैक्सिन कहा जाता है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और उसको फील करके ये उस एरिया में पहुंच जाती है। न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा मोबाइल हैं, मतलब बहुत एक्टिव हैं, तेजी से इधर उधर जा सकती हैं, और जहां भी प्रभावित क्षेत्र होता है, जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, वहां पर टिश्यू के अंदर ये पहुंच जाती हैं, ब्लड वेसल्स को, वाल को क्रॉस करके। इयोसिनोफिल, ये इनकी जो संख्या है वो लगभग 2 से 4% होती है टोटल ग्रेन्युलोसाइट में, और इनके अंदर बी आकार के न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल की तरह ये भी रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल सकती हैं, पलायन कर सकती हैं, और इनका जो व्यास या जो डायमीटर होता है वो 10 से 12 माइक्रोन का होता है। इनके पास भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, यानी ये भी फैगोसाइटोसिस कर सकती हैं। इनके ग्रेन्यूल में लाइसोसोमल एंजाइम्स और पेरोक्सीडेज होते हैं, जो परजीवी के लिए, पैरासाइट्स के लिए विषाक्त होते हैं, उसको मार देते हैं, खा जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पैरासाइट्स समाप्त होते हैं, और हमारे शरीर की डिफेंस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है। बेसोफिल, बेसोफिल एलर्जी प्रतिक्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें हिपेरिन और हिस्टामिन नाम के पदार्थ के साथ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं। बेसोफिल परजीवी के खिलाफ और एलर्जिक की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी सतह पर आईजीई होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब मोनोसाइट, मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट है, मतलब इनमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो नए के बराबर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसको क्लियर, ग्रेन्यूल्स नए के बराबर हैं। ये भी सक्रिय रूप से मोटाइल और फेगोसाइटिक होती हैं, और कुछ तो ब्लड में रहती हैं, और कुछ ब्लड से बाहर निकलकर टिश्यूज में भी चली जाती हैं, और वहां पर ये मैक्रोफेजेज का काम करती हैं। मैक्रोफेजेज विशेष एंटीजन को नष्ट करके प्रतिरक्षा और इन्फ्लामेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स की बजाय छोटे होते हैं और बट इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े होते हैं। ये रक्त में बहते हैं और जो लिम्फ नोड्स हैं या लसिका नोड्स और प्लीहा मतलब जो स्प्लीन है वहाँ बड़ी संख्या में रहती हैं। ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़ी हुई हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जो ब्लड में ही डेवलप होती हैं, स्टेम सेल्स हैं, बट वे लसिका जो ऊतक हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पर एक जाकर एक्टिवेट होती हैं और वहाँ 2 टाइप की अलग-अलग डिवाइड हो जाती हैं। कुछ टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो थाइमस में एक्टिवेट होती हैं और कुछ बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बोन मैरो से आती हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या हैं? आपको जानते हैं कि रक्त का मुख्य कार्य तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है, बट इसके अलावा ये बहुत से कार्य करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट, उसके इन जो कार्य हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, तो ट्रांसपोर्टेशन तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन है। गैसेज के अलावा भी बहुत सारे इसमें पदार्थ हैं जो घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेज, हॉर्मोन्स, ये सब ट्रेवल करते हैं। ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन चीजों के लिए। दूसरा, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी एक शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमारे बहुत सारे जो सेल्स की एक्टिविटीज होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। उस हीट को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करने का जो काम है वो ब्लड करता है। मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, यानी हमारे शरीर में जो एसिड है और बेस है उसका बैलेंस बना के रखते हैं, यानी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के उत्सर्जन या पुनर्संयोजन के द्वारा अगर पीएच कम होने लगती है तो ये हाइड्रोजन आयन को ले लेते हैं और रक्त पीएच को मेंटेन करके रखते हैं 7.4 लगभग। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस का भी रेगुलेशन ये ब्लड ही करता है, क्योंकि जब ब्लड गुर्दे से यानी किडनी से होकर निकलता है तो जो अतिरिक्त पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, वो विसर्जित कर दिया जाता है और यदि ज़्यादा निकल जाए तो रीअब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है किडनी के द्वारा ज़रूरत के अनुसार। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रक्त ऊतकों और कोशिकाओं में बने हुए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के, उन्हें वहां से हटाता है और लेकर जाता है उन अंगों तक जहां से उनको शरीर से बाहर निकालना है, जैसे लंग्स यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, गुर्दे जहाँ से अमोनिया और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इवन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो स्किन है वहां से भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव किए जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य ब्लड का है। एक ब्लड क्लोटिंग एक प्रक्रिया है जिससे खून रक्त के थक्के जमते हैं और इसी के कारण ही ब्लड लॉस को ये प्रिवेंट करता है। डिफेंस एक्शन, ये तो सब आप जानते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है वो ब्लड वेसल्स की जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की एक्टिविटी के द्वारा और लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी के द्वारा, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। My student support system. Keep watching, keep learning.